हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा? अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में इसी चैनल पे आपको मोशन एंड 2 डायमेंशन के कुछ पोर्शंस मिले थे। पार्ट 1 था प्रोजेक्टाइल का प्योरली, और जो पार्ट 2 था वो था स्पेशली सर्क्यूलर का। दोनों बातें हो गई ना। अच्छा, तीसरा पार्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने दोनों को मिला दिया, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन की भी हम बात करना चाह रहे हैं और उसके साथ हमने सर्क्यूलर मोशन की भी बातें करनी है। चंद जो पॉसिबिलिटीज हैं इसके ऊपर मैथमेटिकली, खासतौर पे न्यूमेरिकली या कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे, ये आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है? अच्छा, तो चंद एमसीक्यूज हैं, आप इसको थोड़ा देख लें बेटा। पहला वाला क्या कहते हैं? अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ 10 मीटर पर सेकेंड एट द हाइट ऑफ 490 मीटर। ठीक है? अच्छा, डायग्राम बना के इसको मैं समझा दूं। ये कुछ इस तरह से, मिसाल के तौर पे एक पर्टिकुलर हाइट पे आपने एक पर्टिकुलर किसी भी बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देकर आपने इसको थ्रो किया। अच्छा, तो जाहिर सी बात है ये बॉल इधर या एज अ फ्री फॉल थोड़ी गिरेगा, ये किसी और जगह पे ऐसे गिरेगा एज अ प्रोजेक्टाइल, मतलब इट विल हिट द ग्राउंड ओवर देयर। ये वो जगह है जहां पे मिसाल के तौर पे ये जाके गिरेगा। अच्छा, रिलेटिव टू द पोजीशन वेयर इट वाज थ्रोन, मतलब जिस जगह के रिलेटिव या जिस जगह से ऊपर ये थ्रो किया गया था वो जगह ये है पॉइंट पी, पर ये उसी जगह के पोजीशन में नहीं गिरेगा, ये डेफिनेटली थोड़ा आगे जाके गिरेगा कुछ इस तरह से। सो इट विल बी एट पोजीशन क्यू। आपसे ये बात की गई है कि इट हिट्स द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ डैश रिलेटिव टू द पोजीशन वेयर इट वाज थ्रोन, मतलब जिस जगह से आपने थ्रो किया ना वहां से लेकर जहां तक ये गिरेगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसने जो कवर करना है ये कितना किया। दूसरी माने में आपसे रेंज की बात की गई, रेंज क्या है। ठीक है? तो बड़ा सिंपल है बेटा, इसको थोड़ा देख लो। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे जब आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका मतलब ये है कि आपने इसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दी जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अच्छा, बात करेगी रेंज की, तो रेंज कैन बी कैलकुलेटेड लाइक वी नॉट एक्स इंटू टी। वी नॉट एक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है। टाइम, तो सबसे पहले आपने क्या मालूम करना है कि टाइम टू रिक्वायर्ड टू रीच एट द ग्राउंड, ये डाला टाइम आपने मालूम करना है। मतलब सबसे पहले हम इस टाइम के पीछे जाएंगे, टाइम मालूम करेंगे। अगर आपको टाइम मिल जाए तो मजे से आप ये रेंज मालूम कर सकते हो। ठीक है? अब इसके लिए एक छोटी सी बात आप ध्यान में बिठा दो, वो ये कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम लगता है ना वो, और उसी हाइट पे एज अ फ्री फॉल मोशन का टाइम लगेगा, दोनों के दोनों लाजमी तौर पे एक जैसे होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं। तो इसके लिए एक पहली सी बात है, ये समझ लें बेटा इसमें से कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, द प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ये हमेशा की तौर पे आइडेंटिकल है टू फ्री फॉल मोशन के आइडेंटिकल होती है। तो जो टाइम लगेगा जाहिर सी बात है वो दोनों के एक होगा। तो क्यों ना हम फ्री फॉल के थ्रो या फ्री फॉल इक्वेशन के थ्रो मालूम कर लें। नहीं तो आप ऐसे भी मालूम कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया गया था बेटा, टाइम रिक्वायर्ड टू हिट द ग्राउंड दैट कैन बी गिवन बाय 2 into h/g रेडिकल, ये था टाइम आपका। तो सबसे पहले आप ये टाइम मालूम करें एंड देयर आफ्टर यू कैन गो थ्रू द रेंज एज वेल। चलो ठीक है बेटा, 2 into height, what is the value of height for which it was thrown? 490, ये रहा 490। अच्छा, what is the value of g? 9.8। अब ये रेडिकल में भी है ना इस तरह से। डेसिमल को कैंसिल करते हैं तो 0 यहाँ पे बढ़ा दो भले आप, तो ऊपर बनेगा 9800, नीचे बनेगा खाली 98 क्योंकि आपने डेसिमल कैंसिल जो कर दिया। अब ये आप सॉल्व करें, इट प्रोड्यूसेस 100 का रेडिकल बनेगा खाली 10। इसका मतलब ये हुआ द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 10 सेकेंड। अच्छा, जब आपको टाइम मिल जाए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पहले से गिवन है, तो आप सिंपली इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आपको ये रेंज का पता चल जाएगा। नाउ कैन यू टेल मी कि व्हाट इज वी नॉट एक्स गिवन? जो वी नॉट एक्स है वो कितना? 10 है। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड? 10 सेकेंड। 10 into 10 produces 100, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि इट विल हिट द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। जिस जगह पे थ्रो किया गया था, जिस जगह से ये आपने प्रोजेक्ट किया था, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस इसने कवर करना है दैट वुड बी 100 मीटर। तो उसका मतलब है सेकंड ऑप्शन भी आपका सही बनेगा। ठीक है? अच्छा, तो बड़ी सादी सी बात है, आपने टाइम मालूम किया और उसके बाद रेंज मालूम किया। अच्छा, यहां पे अगर ये पूछता कि भाई डिस्प्लेसमेंट कवर कितना है, खाली पूछता
मैंने पूछा नहीं है, पर ये बात अगर पूछ लेता तो भी हो सकता था। पता कैसे भाई, देखिए ना यार, यहां पे आपने थ्रो किया था तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, अगर पूछता तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात पता क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा। फिर भी हम पता क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये एक्स एक्सिस वाला डिस्प्लेसमेंट मालूम करते, मतलब नहीं। अच्छा, हाइट आपके यहाँ ऑलरेडी बुक गिवन है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड अगर पूछ लेता तो बड़ा सादा है, बड़ा सिंपल है। हो सकता था आपको x गिवन है, आपको ये y भी गिवन है, आप इसको एज अ राइट एंगल ट्रायंगल बना लें जिसमें बेस एंड परपेंडिकुलर्स आर डिफाइंड, हाइपोटेन्यूज कैन इजीली बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये मालूम कर सकते थे। अगर ये खाली डिस्प्लेसमेंट पूछता तो, नहीं पूछा तो आपने सिंपली x या रेंज के हिसाब से बात कर ली, y तो वैसे भी गिवन था। ठीक है, तो सवाल के मुताबिक आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कर सकते हैं जो कि अभी आपने डिस्कस की। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पेज, दूसरा वाला। A particle of mass 20 gram is attached with a string and is drilled in a vertical circle। बात सुनो, एक पार्टिकल है जिसको आपने किसी धागे वागे के साथ अटैच किया और फिर आपने इसको वर्टिकल सर्किल में इस तरह से ड्रिल्ड किया। ड्रिल्ड का मतलब है आपने इसको गोल घुमा रहे हैं इस तरह। ओके, व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जब ये पार्टिकल वर्टिकल से 30 डिग्री की एंगल बना रहा है, मतलब यहां कहां, इधर कहीं किसी जगह पे, तो बता दें उस वक्त टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगी। यहां पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या बनेगी ये आपसे मालूम करना है। तो पता है इसको हम किस तरह से लिखेंगे, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आपने जहां भी कोचिंग की होगी बेटा आपने ये पढ़ा होगा। अच्छा पता क्या है, जब ये पार्टिकल यहां होगा तो पार्टिकल का जो वेट है W, इसको आप रिजॉल्व करें इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। अच्छा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दो बनेंगे, एक बनेगा x कंपोनेंट WX और दूसरा वाला बनेगा WY। ये रहा WY। क्या मैं कह सकता हूं कि WY जो है वो अलोंग द टेंजेंट है। देखिए ना, टेंजेंट ऐसे होता है ना बेटा, मतलब जो कर्व है उसका टेंजेंट आप यूं बनाते हो ना, तो देखिए जरा WY का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल एज ए टेंजेंशियल पाथ है। तो आप सिंपली यहां पे कह सकते हैं कि वर्टिकल सर्किल में किसी भी जगह पे एट एनी पोजीशन थीटा जो टेंजेंशियल फोर्स है वो आप किस तरह से लिख सकते हैं। तो हम ये बात करेंगे कि टेंजेंशियल फोर्स जो यहां पे होगा दैट वुड बी WY और दैट वुड बी W sin थीटा। अब देखें जरा, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल टू ma, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के हिसाब से ये बनेगा आपका वही mg sin थीटा। am को कैंसिल कर दें, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वुड बी इक्वल टू g sin थीटा। नाउ द वैल्यू ऑफ g इज 9.8 sin, कौन सी एंगल है बेटा जिस पे आप ये बात कर रहे हैं, 30 डिग्री, तो sin 30। अच्छा, 9.8 मल्टीप्लाई बाय sin 30 मतलब 1/2, इट प्रोड्यूसेस 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो इस जगह पे जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बनेगी दैट वुड बी 4.9। इसका करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन बी बनेगा, बड़ा सादा। अच्छा, इसका मतलब ये कि वर्टिकल सर्किल में, सुनो जरा बेटा, वर्टिकल सर्किल में किसी भी जगह पे अगर आपने नेट एक्सीलरेशन मालूम करनी, अपना टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मालूम करनी है ना, तो आपने सिंपल ये करना है a = g sin थीटा के हिसाब से। ये फार्मूला लगा लें, आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मिल जाएगी। अच्छा सर, इसमें अगर सेंट्रीपिटल पूछता तो, भाई सेंट्रीपिटल तो सादा है ना बड़ा, v² बना हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, नेट एक्सेलरेशन पूछता तो वो भी हो जाता कि नेट एक्सेलरेशन का मतलब है सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों मिला के, तो नेट एक्सेलरेशन के लिए टेंजेंशियल हो गई, वेलोसिटी मस्ट बी गिवन, रेडियस मस्ट बी गिवन, तो आप सेंट्रीपिटल भी मालूम कर सकते हैं। जब ये सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल दोनों हो जाएं तो दोनों का नेट एक्सेलरेशन या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आप मालूम कर सकते हो बाय मींस ऑफ रेडिकल में सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर, वो तो हो सकता है ना। तो ये छोटी सी कहानी वर्टिकल सर्किल में जब आप जा रहे होते हैं तो। ओके, कम टू द नेक्स्ट, आगे वाला, इसको थोड़ा देखने का कि यहाँ पे क्या बात की गई है। लिसन, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सच दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन x एक्सिस पे है, एंगुलर एक्सेलरेशन y एक्सिस पे है, तो रेडियल एक्सेलरेशन कौन से एक्सिस पे होगी, ये बात कर रहा है। ठीक है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज हो, तो जाहिर सी बात है एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगी ना।
अब मैं थोड़ा सा ये आपको समझा दूं, पहले ये थोड़ा आप लोग देखेंगे भाई। देखें, ये है आपका एक सिंपल कॉन्सेप्ट कि पार्टिकल को हमने सर्कुलर मोशन में इस तरह से अटैच किया है और ये कुछ इस तरह से ऐसी कुछ। नाउ लिसन, अच्छा पार्टिकल जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूम रहा होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका तकरीबन ऐसे समझ लो, ये कहाँ है, ये है ना, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको क्या बोले हम, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपने पढ़ा होगा कि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो एक्सेलरेशन होती है उस एक्सेलरेशन का हम नाम रखते हैं यहाँ पे कौन सा, दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बड़ी सादी सी यहाँ पे बात कर सकते हैं आप कि भाई एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ना वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, ये अल्फा। फिर वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी है, जनरली हम अप है डाउन है ये वो सारा कुछ बहरहाल होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन में, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। चलो ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होती है भाई। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है अलोंग द टेंजेंट ऑफ सर्कुलर पाथ, ऐसे कुछ, ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा सेंट्रीपिटल तो वैसे भी होगी ना, उसके बगैर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं क्योंकि ये लाइन ऑफ रेडियस पे होती है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो इस तरह से ऐसे होगी। अब आपके सामने है सब कुछ, देखो जरा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा सेंट्रीपिटल और एंगुलर भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल भी परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा देखें ये कुछ इस तरह से, मिसाल के तौर पे हम इस तरह से घुमा रहे हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे है, देखो जरा ऐसे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे है, सुनो जरा ये इस तरह से, क्योंकि ये देखें जरा सेंट्रीपिटल का मतलब है अलोंग द लाइन ऑफ रेडियस, टेंजेंशियल पाथ पे ये है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो तीनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं कि ऑल आर परपेंडिकुलर विथ ईच अदर ना बेटा। तो अगर एक एक्स एक्सिस पे है, दूसरा अगर वाई एक्सिस पे है, तो तीसरा लाजमी तौर पे जेड एक्सिस पे होगा। तो यूं भी आप कह सकते हैं इनको कुछ इस तरह से कि भाई देखें, आप जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्सिस बनाते हो ना, इसी तरह से बात कर सकते हो कि भाई अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे है, ये रहा, और एंगुलर एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे है, तो बड़ी सादी सी डेफिनेशन है, बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जेड एक्सिस पे होगी, क्योंकि सारे के सारे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो उसका करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन सी बनेगा। ये बड़ी सादी सी डेफिनेशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तीन एक्सेलरेशन होती हैं और ये तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात आप ध्यान में रख लो, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी इस तरह से ये हो गई। ओके, कम टू द नेक्स्ट, आगे वाला देखें जरा। अ पार्टिकल इज अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग ऑफ यूनिट लेंथ, ये रहा। अच्छा यूनिट लेंथ मतलब कैसे कहते हैं, 1 मीटर को, ठीक है। डायग्राम बना के मैं आपको समझा दूं कि भाई एक पार्टिकल है जो कि आपने किसी धागे वागे से या इस तरह से स्ट्रिंग से अटैच किया, ये रहा पार्टिकल आपका। अच्छा सेंटर इसका यहाँ पे बांधा हुआ ना। खैर यूनिट लेंथ का मतलब है 1 मीटर, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो क्या है, 1 मीटर है, कुछ इस तरह से L इज इक्वल टू 1 मीटर। चलो ठीक है आगे देखो जरा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा जब ये हाफ साइकिल में जाएगा। देखें ये पार्टिकल पहले यहाँ था ना बेटा। अच्छा हाफ साइकिल का मतलब पता क्या है कि ये पार्टिकल तकरीबन 180 डिग्री पे कुछ इस तरह से ऐसे जाए, यहाँ पे आए ऐसे, मतलब जब ये हाफ साइकिल कवर करेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले कहाँ था ए पे पोजीशन पे, अब कहाँ है पोजीशन बी पे। तो डिस्प्लेसमेंट हम किसको कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बिटवीन एनी टू पोजीशन। अच्छा ए टू बी जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, यही आप कह सकते हैं कि दैट इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ये इसका डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है। तो हम ये मालूम करना चाहते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, बड़ा सादा है। ये 1 मीटर है ना, तो डेफिनेटली ये भी आपका 1 मीटर, 1 मीटर प्लस 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट यू से 2 मीटर। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाफ साइकिल में जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर करना होगा या कवर जो करेगा, दैट वुड बी ऑल अबाउट वी कैन से 2 मीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, दैट्स इट। अच्छा अगर ये पूछता कि 90 पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये तो था हाफ साइकिल में ना। अगर सवाल कुछ इस तरह से होता कि भाई देखें पार्टिकल को आपने यूं अटैच किया, ये पार्टिकल यहाँ कहाँ था
और जब ये 90 डिग्री पे जाएगा, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक जाएगा, पोजीशन ए टू बी, अब पोजीशन आपकी बी ये है, तो बता दो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इसमें आप पता क्या करते हैं, सुनो जरा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पोजीशन, मतलब आपसे ये बात पूछी गई है तो हो जाता था, ये भी मजे से हो जाता था। कैसे भाई, देखें आपने जब ये डिस्प्लेसमेंट की लाइन बना ली तो आपके यहाँ एक राइट ट्रेंगल बन गया ना बेटा। इस ट्रेंगल में ये आपका क्या है 1 मीटर, क्योंकि रेडियस 1 मीटर ही है। अच्छा ये वाला भी क्या है, ये भी 1 मीटर। अच्छा ट्रेंगल में बेस परपेंडिकुलर दोनों 1 मीटर है ना, तो आप हाइपोटेन्यूज मजे से मालूम कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो हम सिंपली कह सकते हैं इस कंडीशन में आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो सकता था, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 1 + 1 इज इक्वल टू रेडिकल 2 मीटर। रेडिकल 2 का मतलब है 1.41 मीटर। फिर तो हम ऐसे बात कर सकते थे अगर 90 पे पूछता तो, पर यहां पे जो बात की गई है ना वो कंप्लीट एक हाफ साइकिल की, तो उसके मुताबिक ये एडिशनल कि अगर ऐसा होता तो हम ये कहते। अच्छा बात सुनो, अगर ये कहता कि भाई फॉर कंप्लीट साइकिल क्या होगा, मुकम्मल साइकिल पे 90 नहीं 180 नहीं कंप्लीट साइकिल, तो हम पता क्या करते भाई, कंप्लीट साइकिल का मतलब ये है कि पार्टिकल यहां पे था, पूरा एक चक्कर लगा के वापस आया, तो डेफिनेटली जिस जगह से वो शुरू हुआ वहीं पे आ गया ना। बड़ा सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा फिर तो, क्योंकि उसी जगह पे वापस ही हो गया। हाँ डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कितना कवर किया है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल जो है ये आप मालूम कर लें, दैट वुड बी द डिस्टेंस कवर्ड, बट इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज से टू बी 0, क्योंकि पोजीशन आप रिवाइज करें, पोजीशन आप रिपीट करें। उसीलिए हम सिंपली कह सकते हैं कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा अगर ये पार्टिकल अपनी उसी पोजीशन पे वापस आ जाए जिस जगह से आपने इसको शुरू किया था। दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका भी इस तरह से डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से ये बात हो गई। चलें come to the next. Two masses attached at end of the rod which spins around its axis with constant speed v as shown. चलो ठीक है, देखो दोबारा भाई, ये है मिसाल के तौर पे रॉड, ठीक है। अच्छा इस रॉड के दोनों एंड पे हमने 2 छोटे से पार्टिकल लगा दिए, ऐसे यहाँ पे भी लगाया और M2 इधर भी लगाया, और उसके बाद हम क्या करें, इसको स्पिन कर रहे हैं अपने ही एक्सिस में, अपने एक्सिस में ये स्पिन हम करा रहे हैं ऐसे, ये देखें जरा, ऐसे स्पिन करें, क्लॉकवाइज करें एंटी क्लॉकवाइज करें, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलें ठीक है, आगे क्या पूछना चाह रहा है ये थोड़ा समझना चाहते हैं। द स्पीड ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, किसी एक पार्टिकल की स्पीड दूसरे के हिसाब से क्या बनेगी, ये बात आपसे की गई है। तो बड़ा सिंपल है, जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे मिसाल के तौर पे, तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा, है ना, और इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा कैन यू टेल मी, एक वेलोसिटी आप इस तरह से ले रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक वेलोसिटी आप डाउनवर्ड में दे रहे हैं। दूसरी माने में आप कह सकते हैं द वेलोसिटीज ऑफ दीज पार्टिकल आर इन अपोजिट डायरेक्शन। और आपने रिलेटिविस्टिक मोशन में पढ़ा होगा कि 2 चीजें जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी उनकी हम सिंपली ऐड करते हैं। If 2 particles are moving in the same direction तो उनकी relativistic velocity हम माइनस करते हैं। तो बड़ा सिंपल है, relativistic velocity क्या होगी, that would be v1 plus v2, आप ऐसे कर लो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी जो रिलेटिविस्टिक है बेटा वो हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी इज इक्वल टू v, पहला v है, v2 भी v आपका, तो दोनों को आप ऐड कर लें। द वैल्यू ऑफ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी किसी एक पार्टिकल की विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ v। करेक्ट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे थोड़ा रिलेटिविस्टिक मोशन की बात की गई है। रिलेटिविस्टिक मोशन का कॉन्सेप्ट सर्कुलर में भी होता है, पर वो पॉइंट टू द पोजीशन या पॉइंट टू द पॉइंट हम इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगर इस तरह से आप ये पूछते कि ये वाली जो रॉड है हम स्पिन नहीं करा रहे, हम ऐसे नहीं करा रहे, हम सिंपली रॉड को ट्रांसलेशनल मोशन में ले जा रहे हैं, ऐसे ले जा रहे हैं, तो फिर क्या होता पता है क्या, अगर रॉड ऐसे ट्रांसलेटरी मोशन में होती तो इसकी डायरेक्शन सेम है ना। When 2 velocities are in the same direction, then relativistic velocity आप माइनस करते हो, तो v minus v then it becomes 0, फिर 0 होगा। पर अगर आप स्पिन करा रहे हैं then something else, that is something else। पता ही समझ में। सो सेकेंड ऑप्शन बी इसका होगा।
अच्छा, ये एमसीक्यूज है जो कि एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल के हिसाब से है, ठीक है। पहले मैं थोड़ा एनर्जी का बता दूं, उसके बाद हम इस एमसीक्यूज पे वापस आते हैं। पता है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन में आप जब थ्रो करते हो तो पैराबोलिक पाथ में वो इस तरह से ऐसे जाता है, ये बात आप ध्यान में रख लो। अच्छा, इस जगह पे आप सिंपली कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम है ना। अभी हम समझते हैं कि हाइट नहीं है यहाँ पे, तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इस जगह पे मैक्सिमम होगी, और होगी किसके बराबर, 1/2 mv² के बराबर होगी। और पोटेंशियल नहीं होगा क्योंकि हाइट 0 है ना। तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे जो टोटल एनर्जी है दैट वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द काइनेटिक, सारा का सारा टोटल एनर्जी का अमाउंट काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अच्छा, इसी तरह से जब ये मैक्सिमम हाइट पे जा पहुंचेगा, सुनो जरा, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उस वक्त हाइट कुछ ना कुछ है ना, इसका मतलब ये है कि वहां पे कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा, एक वेलोसिटी 0 है, y वाली वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 होती है, पर x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे होता है ना, उसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे जो डिपेंड करती है, तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, भला कम ही सही, 0 नहीं होगी, मिनिमम होगी। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि एट मैक्सिमम हाइट जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट वुड बी 1/2 mv0x², क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, उसीलिए हम कह सकते हैं। अच्छा, जब ये वापस आता है तो दोबारा से वही बात। अब जो यहाँ पे अहम है वो ये कि एज इट असेंड टू द मैक्सिमम हाइट, जैसे ये ऊपर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है पर पोटेंशियल बढ़ती है। अच्छा, लेकिन जब ये वापस आ जाता है ना ऐसे तो फास्ट होता है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि फास्ट हो रहा है, पर हाइट कम हो रही है ना, उसलिए हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ऐसे लिखें, मैक्सिमम हाइट से ये वापस जा पहुंचा तो वही कंडीशन कि काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल 0, वही बात हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी आमतौर पे, पर टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेंस है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। पहली बात ये। सवाल पे अब हम आते हैं, थोड़ा बहुत मैंने एनर्जी का हवाला दे दिया, रेफरेंस दे दिया, अब हम आते हैं सवाल पे। सवाल कह रहा है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री पे हम इसको थ्रो कर रहे हैं विथ एनर्जी E, जो टोटल एनर्जी है ना यहाँ पे वो ये है। अच्छा, व्हेन इट रीचेज एट द मैक्सिमम हाइट देन काइनेटिक एनर्जी विल बी डैश। अच्छा, पहले बात आप ये ध्यान में बिठा दो बेटा कि 45 डिग्री पे, ये बात आप ध्यान में लिख लो, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ कि भाई 45 डिग्री पे x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपस में इक्वल होते हैं, और होंगे कितने, v0/2, क्योंकि sin 45 1/2, cos 45 1/2, तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दोनों के दोनों बराबर होंगे, ये बात आप ध्यान रख लो। अच्छा, जब आपने थ्रो किया था तो उस वक्त टोटल एनर्जी सारी की सारी क्या थी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी थी ना बाबा, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि उस वक्त टोटल एनर्जी थी 1/2 mv0² थी। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं आगे। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वहां पे टोटल एनर्जी फिर भी रिमेन सेम होगी ना, सिर्फ ये हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी भी कुछ होगी और बाकी पोटेंशियल होगी। पोटेंशियल पहले नहीं थी, अब होगी कोई ना कोई। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या आपने पढ़ा, यही पढ़ा। अब इसमें क्या करने का, वैल्यू पुट कर लें आपको जो जवाब मिले यहाँ पे ना, तो देखें मैक्सिमम हाइट पे मैं यहाँ पे करता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² ना। अच्छा, vx², मुझे बता दो vx किसके बराबर है, v0/2 के बराबर है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि v0 जो भी है अपॉन (2)²। इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, पता चल जाएगा ना, 1/2 m² v के ऊपर भी आएगा और नीचे वाला जो वो कैंसिल हो जाएगा, खाली बचेगा 2। इसको थोड़ा अरेंज करें, ये वाला जो 2 है ना ये बाहर ले आए, ऐसे बाहर ले आए, बाकी क्या है 1/2 वही सेम, m वही सेम, v0² वही सेम। अब मुझे बता दें 1/2 वही है, 1/2 वही है ना बेटा।
अच्छा 1/2 mv² क्या था आपका? टोटल एनर्जी थी ना, जिस एनर्जी के साथ आपने जो थ्रो किया। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हेयर वी हैव कंप्लीटली ई। तो इसका मतलब यूं बना कि जब आप मैक्सिमम हाइट पे जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू या हाफ ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी बनेगा। अब ये आप ज़हन में बिठा दो, स्पेशली 45 डिग्री पे, एट 45, ये बात आप खोपड़ी में बिठा दो, मैं वादे कर लेता हूं बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन में 45 डिग्री पे यहां पे जो टोटल एनर्जी है सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में होगी। मैक्सिमम हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल के 100% इक्वल होगी मैक्सिमम हाइट पे, और ना सिर्फ इक्वल होगी पर हाफ ऑफ टोटल एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल के इक्वल भी होगी और हाफ ऑफ टोटल होगी। तो 45 डिग्री पे क्यों? क्योंकि साइन 45 cos 45 इक्वल है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भले जीरो, तो यहां पे है ना कि हाफ ऑफ आपका जो y है वो जीरो, मतलब हाफ ऑफ जो एनर्जी है वो आपकी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल में ना, जो बाकी बची के हाफ वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक अवेलेबल है। बात खत्म। तो एनर्जी टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन में फिर भी कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो मोशन इन 2 डायमेंशन में पार्ट 1 भी दिया था आपको, पार्ट 2 भी दिए थे आपने इसी चैनल पे, और ये आपका था पार्ट 3। तो मोशन इन 2 डायमेंशन आपका कंप्लीट है, ठीक है। अच्छा, कमिंग जो आपका वीडियो आएगा इंशाल्लाह उस पे हम आएंगे जो एंगुलर मोशन का टॉर्क है, इक्विलिब्रियम है, एंगुलर मोमेंटम, उस तरह से, तो उसमें भी हम बातें करेंगे एंगुलर मोशन के हिसाब से। तो यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलती रहें, और आप अपनी एंट्री को इस MCQ की बुनियाद पे सही तौर पे ले चलें, ठीक है बेटा। कोचिंग जहाँ पे भी आप कर रहे होंगे, आई होप कि यू माइट बी एंजॉइंग, पर जो चीज़ें न्यूमेरिकल टाइप है, थोड़े बहुत कंसेप्चुअल टाइप हैं, वो जितना कोशिश कर सकते हैं हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है बेटा। सो थैंक यू वेरी मच, खुश रहें।